हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जोनाथन स्विफ्ट की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हैं जोनाथन स्विफ्ट। इनके सटायर काफ़ी फेमस हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1667 में और डेथ हुई थी 1745 में। वाज एन एंग्लो आयरिश सटायरिस्ट। ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। ऑथर, एसेस्ट, पॉलिटिकल पैम्फलेटियर, फर्स्ट फॉर द विक्स देन फॉर द टोरीज। तो पहले ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी विक्स और टोरीज, तो पहले ये विक्स के लिए लिखते थे, बाद में टोरीज के लिए। Poet and Anglican cleric who became Dean of St. Patrick Cathedral, Dublin, hence his common sobriquet Dean Swift. Swift is remembered for the works such as A Tale of Tub, 1704, An Argument Against Abolishing Christianity, 1712, Gulliver's Travel, 1726 और A Modest Proposal। ये बहुत इंपॉर्टेंट सटायर माना जाता है मोडेस्ट प्रोपोजल 1729। तो आजकल इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं मोडेस्ट प्रोपोजल से। गुलिवर ट्रैवल और मोडेस्ट प्रोपोजल ये दो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, तो नेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनको डिटेल में करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और एक इनका वर्क है द बैटल ऑफ बुक्स, जो 1704 में आया था। बैटल ऑफ बुक्स और टेल ऑफ टब एक ही ईयर में आए थे, 1704 में। He is regarded by the Encyclopedia Britannica as the foremost prose satirist in the English language. He originally published all of his work under pseudonym. तो pseudonym का मतलब होता है कि इनका जो रियल नेम है जोनाथन स्विफ्ट, उसके नाम से ये वर्क को पब्लिश नहीं करते थे, या तो ये कोई और फॉल्स नेम दे देते थे कोई भी, और या फिर एनोनिमसली पब्लिश करते थे। तो जो pseudonym है वो है लैमुअल गुलिवर, इजाक ब्रिकस्टाफ या M.B. ड्रैपियर। 3 pseudonym उन्होंने यूज़ किया है, या फिर एनोनिमसली ये अपने वर्क को पब्लिश करते थे। ही वॉज ए मास्टर ऑफ 2 स्टाइल ऑफ स्टायर। इन्होंने 2 टाइप के सटायर के मास्टर थे, ये होरेशियन और जुवेनेलियन। होरेशियन होता है वो माइल्ड सटायर होता है, मतलब हल्का सा, ज़्यादा लोगों को तकलीफ नहीं देता है, लाइट होता है ये टोन में। और जो जुवेनेलियन स्टायर होता है, जुवेनेलियन स्टायर ये मतलब काफ़ी हर्ट करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और चुभता है मतलब। इसके बाद हम आगे इनकी बात करते हैं। ये इनकी फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद इनकी मदर के डिसेंट रिलेटिव थे, डिस्टेंट मतलब दूर के रिश्तेदार थे। ही लिव्ड विद हिज मदर्स डिस्टेंट रिलेटिव एट मूर पार्क इंग्लैंड, और उनका नाम था सर विलियम टेम्पल। तो ये विलियम टेम्पल ये भी लिटरेचर के काफ़ी इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर माने जाते हैं, सर विलियम टेम्पल। तो ये इनकी मदर के दूर के रिश्तेदार थे, उनके पास रहे थे ये, और काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया था। Since Jonathan too had a flair for literature, he spent his years in assisting and acting as a secretary for Sir Temple. He expanded his knowledge of the library by making use of Sir Temple's extensive library. इनके पास बहुत बुक्स थी, उनका उन्होंने काफ़ी यूज़ किया, पढ़ा, अपने नॉलेज को बढ़ाया। And helping Sir Temple in writing memoirs and essays of publications. He lived at Moor Park for almost 10 years until Sir Temple passes away. तो जब तक 1699 में सर विलियम टेम्पल इनकी डेथ हो गई थी, तब तक ये वहीं पर रहे थे और ऑलमोस्ट 10 ईयर्स इन्होंने स्पेंड किए थे। तो अब हम बात करते हैं इनका इंपॉर्टेंट वर्क गुलिवर्स ट्रैवल है उसकी। गुलिवर्स ट्रैवल हैज बीन रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट एंड इट इज स्टोरी ऑफ द वेरियस एडवेंचर ऑफ लैमुअल गुलिवर। ये प्रोटैगनिस्ट है, इसी की स्टोरी है कि ये अलग अलग टापू पे जाता है, आइलैंड्स पे, और वहाँ पे क्या होता है। Who is basically the narrator and protagonist in the book. Gulliver, a married surgeon from Nottinghamshire, England, he is someone who loves travelling. He works as a surgeon on ships and lands up becoming a ship captain. Through many unfortunate events during his voyage at sea, Gulliver gets stranded in foreign lands and absurd situations, whether it's getting captured by the miniature Lilliputian or becoming friend with talking horses, the Hoyohemans. Here we give you Gulliver's Travel summary. तो अब हम इसकी समरी के बारे में बात करते हैं कि अलग अलग आइलैंड पे कोई स्टोरम आता है अचानक से सी वॉयज के टाइम, उस टाइम पे जब ये समुद्री यात्रा कर रहा होता है, तो अचानक से ये कोई एक ऐसे आइलैंड पे जाके गिरता है जहाँ पे या तो लोग बहुत छोटे होते हैं, यहाँ पे बहुत जायंट की तरह होते हैं, या जहाँ पर घोड़े होते हैं जो बात करते हैं, या फिर इस तरह जहाँ पे लोग इमॉर्टल होते हैं, कभी नहीं मरते हैं। तो अब हम करते हैं इसकी समरी। Gulliver embarks on 4 separate voyages in Gulliver's Travel. There is a storm before every journey. All the 4 voyages add new perspective to Gulliver's life and also give him new opportunities for satiring the ways of England. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था। Gulliver is shipwrecked and knocked unconscious on the island of Lilliput. तो सबसे पहले ये लिलीपुट के आइलैंड पे जाके गिरता है।
विच इज़ इनहेबिटेड बाय टाइनी पीपल। तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, शायद कुछ इंच के या बहुत ही छोटे छोटे। दे टेक गुलिवर प्रिजनर, तो वो प्रिजनर बना लेते हैं, उसको बांधते हैं, टाइंग हिम टू द ग्राउंड एंड ही एनकाउंटर्स द राइवल फैक्शन अमंग द लिलीपुटियंस सच एज द बिग एंडियंस एंड लिटिल एंडियंस whose enmity started because they disagree over which side of a boiled egg to cut. Then he is enlisted into a campaign the Lilliputian are waging against a neighboring island, Blefuscu. Gulliver drags the enemy fleet ashore so their invasion is foiled and the Lilliputian honor and thank. तो इनका जो लिलीपुटियन है पास के आइलैंड के लोगों के साथ इनका झगड़ा होता है, जो नेबरिंग आइलैंड होता है बेलेफुस्कू, तो ये उनकी हेल्प करता है लिलीपुट, तो वो लिलीपुटियन की हेल्प करता है। लिलीपुटियन फिर काफ़ी खुश होते हैं और थैंक यू बोलते हैं इसको। दैट इज until he refused to be further drawn into the two countries war at which moment they turn against him. It does not help when he urinates on a fire to help put it out. तो एक कॉमिक सीन होता है उसमें ये आग लग जाती है तो वहाँ पे ये यूरिनेट करके उस आग को बुझाता है। Gulliver takes refuge on Blefuscu until a boat is washed ashore and he uses it to return to England, where he raises money for his family before embarking on a second voyage. तो फिर अब उसके बाद ये फर्स्ट था और लिलीपुट आइलैंड का नाम था आइलैंड ऑफ लिलीपुट। तो अब दूसरा है, दूसरे में जो दूसरी वॉयज है उसकी वहाँ पे ये ट्रैवल करता है ब्रोब डिगैंग विच इज़ ए लैंड ऑफ जायंट। पहले बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी पीपल थे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जायंट है और ये एक तरह से लिलीपुट बन जाता है। He is as small as the Lilliputians were to him, so naturally Gulliver is scared, but his keepers are surprisingly gentle. He gets humiliated by the king when he is forced to see the difference between how England is and how it ought to be. Gulliver soon understands that he must have been very revolting to the Lilliputians. तो ये बहुत छोटा होता है, तो मतलब एक तरह से इसका खुद का मजाक बनता है वहाँ पे, पर वो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे से रखते हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं थर्ड वॉयज की। थर्ड वॉयज में जिस आइलैंड पे ये जाता है वो है लापुटा और उसकी नेबरिंग में है लुगनेग और ग्लूबडू गैडब्रीब, पता नहीं अजीब से नाम है ये। व्हेन ही विजिट्स द आइलैंड ऑफ ग्लूबडू गैडरिब ही गेट्स द पावर टू कॉल अप द डेड एंड डिस्कवर द डिसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो डेड लोग होते हैं उनको उनसे बात करने की, उनको कॉल करने की पावर होती है। In the land of Laputa, the people are overthinkers and are outrageous in many ways. He also meets the Stuldrebrugs there, which is basically a race that is blessed with immortality. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी रेस होती है, वो रेस होती है Stuldrebrugs। ये कभी मरते नहीं हैं, ये blessed with immortality. But Gulliver finds out that they are miserable. तो मरता नहीं है वो, एक तरह से really miserable हो जाता है। In the fourth voyage, Gulliver travels to the land of Hyohamans, who are horses gifted with the reason. तो एक तरह से यहाँ पे हॉर्स होते हैं जो बात करते हैं। Their coherent, clean and trouble-free society is contrasted with the foulness and brutality of the Yahoos, who are beasts in human shape. तो यहाँ पे हाउस होते हैं, याहूज होते हैं, वो ह्यूमन शेप में होते हैं, एक तरह से बीस्ट होते हैं। जो घोड़े होते हैं वो ज़्यादा सेंसिबल, ज़्यादा सिविलाइज्ड होते हैं। Gulliver manages to unwillingly come to recognize their human vices. He ends up staying with the Hyohamas for many years and gets totally captivated with them to a point that he never wants to leave. इन घोड़ों के साथ उनको इसको इतना अच्छा लगता है कि ये वहाँ से जाना नहीं चाहता है। When he gets to know that the time has come to him for to leave the island, he faints from unhappiness. When he returned to England, Gulliver feels appalled about other humans, including his own family. तो इसको घोड़े ही ज़्यादा अच्छे लगे। उसके बाद इनका अगला वर्क है अ टेल ऑफ टब, जो 1704 में आया था। इसमें क्या है, द स्टोरी इन दिस अ फादर लीव्स अ लिगेसी ऑफ अ कोर टू टीच ऑफ हिज 3 सन पीटर, मार्टिन एंड जैक। इसमें एक सन होता है, वो मरते टाइम एक कोट दे के जाता है इनको, पीटर, मार्टिन और जैक को। उनको बोलता है कि ना इसको ऑल्टर करना है, कट करना है, ना इस पर कुछ पैच लगाने हैं या डेकोरेट करना है, जैसा है वैसा ही रहना है। एक तरह से जो सोसाइटी की या जो रिलीजियस लिविंग थी, जो इनको वे ऑफ लिविंग थी जो इनको सिखाया गया था, उसका मतलब ये था कि तुम्हें ऐसे ही रहना है, ना उनमें कुछ ऐड करना है ना कट करना है।
जो पीटर है, पीटर वो रोमन कैथोलिक सेंट पीटर एक तरह से इसमें है। पीटर स्टैंड्स फॉर द रोमन कैथोलिक सेंट पीटर चर्च, मार्टिन फॉर मार्टिन लूथर हेंस प्रोटेस्टेंट चर्च, एंड जैक फॉर डिसेंटर्स फ्रॉम जैक कॉल्विन। The sons gradually disobey the injunction and improve their course according to the prevailing fashions of the time। तो वो इसकी बात को ओबे नहीं करते हैं और कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हैं उसमें एज ए फैशन। फाइनली दे क्वेल एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो सबसे पहले तो वो अपने फादर के अंडर इनकी अपब्रिंगिंग हुई थी, तो सबके जो रिलीजियस व्यू थे एक जैसे थे, लेकिन बाद में अपनी अपनी पसंद से वो ऐड करते जाते हैं, तो एक तरह से वो एक दूसरे से बहुत अलग हो जाते हैं। The attack on Peter and Jack, the Roman Catholic Church and the dissenters is fierce. Even Swift's own church, Martin or Anglican Church, is riddled with the shots intended for the enemies. Thus the onslaught leaves all theology in ruin. There is no fiercer satire in language than this attack on church. But the book widens its scope beyond that and becomes an ironic exposure of human follies and weakness, of intellectual pride and religious hypocrisy. उसके बाद इनका जो अगला वर्क है द बैटल ऑफ बुक्स। तो ये एक तरह से लिटरेरी बैटल है, मतलब बुक्स के बीच में बैटल है, जो एंशिएंट बुक्स है और मॉडर्न बुक्स है उनके बीच में। और ये कहाँ पे हुआ था? द किंग्स लाइब्रेरी। और ये किंग्स लाइब्रेरी कहाँ है? सेंट जेम्स पैलेस। तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सेंट जेम्स लाइब्रेरी नहीं है, सेंट जेम्स पैलेस है। पैलेस का नाम है जिसमें किंग्स लाइब्रेरी है। A prose satire by Swift written 1697 when Swift was residing with Sir William Temple। तो ये जब विलियम टेम्पल के साथ रहते थे उस टाइम पे उन्होंने ये वर्क लिखा था। Temple had written an essay on the comparative merits of ancient and modern learning, the subject at that time of an animated controversy in Paris, in which by his uncritical praise of the spurious epistle of Faleris he had drawn on himself the censure of William Wotton and Bentley। ये वर्क द बैटल ऑफ बुक्स है, ये विलियम टेम्पल ने एक वर्क लिखा था, उसी को प्रेज करने के लिए, उसी के को डिफेंड करने के लिए उन्होंने लिखा था ये वर्क। Swift treats the whole question with satirical humor. The battle originates from a request by the moderns that the ancient shall evacuate the higher of the two peaks of Parensis which they have एथ्रेटो ऑक्यूपाइड। तो एक तरह से एंशिएंट बोलते हैं कि लाइब्रेरी जो बुक्स है, लाइब्रेरी है, वहाँ पे हम ऊपर वाले सेल्फ पे होंगे, हमारी जगह ऊंची होनी चाहिए। जो मॉडर्न्स है वो बोलते हैं कि हमें वो लाइब्रेरी में ऊपर का स्थान मिलना चाहिए। बिफोर द एक्चुअल एनकाउंटर ए डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन अ स्पाइडर लिविंग इन द कॉर्नर ऑफ द लाइब्रेरी एंड अ बी दैट हैज गॉट इंटेंजल्ड इन द स्पाइडर्स वेब। ये सब सम्स अप द डिस्प्यूट। द स्पाइडर इज लाइक द मॉडर्न्स। तो स्पाइडर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मॉडर्न को। हु स्पिन देयर scholastic lore out of their own interests. The bee is like the ancient, और bee है वो ancient, who go to nature for their honey. Aesop's commentary rouses the books to fury and they join battle. The ancient, under the patronage of Pallas, are led by Homer, Pindar, Euclid, Aristotle and Plato, with Sir William Temple commanding the allies. The moderns by Milton, Dryden, Descartes, Hobbes, Scots and others, with the support of Mommos and the malignant deity criticism. The fight is conducted with great spirit. Aristotle aims an arrow at Bacon but hit Descartes. Homer overthrow Gondibred. Virgil encounters his translator Dryden in a helmet 9 times too big. Boyle transfixes Bentley and Wotton। तो एक तरह से बुक्स के बीच का बैटल है, ये लिटरेरी बैटल है राइटर्स का, जो बुक्स वहाँ पे है उनके बीच में। इसके बाद इनका सबसे इम्पोर्टेंट सटायर जो है ए मॉडेस्ट प्रपोजल, जो 1729 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें। फॉर प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल इन आयरलैंड फ्रॉम बीइंग अ बर्डन टू देयर पेरेंट्स और कंट्री एंड फॉर मेकिंग देम बेनिफिशियल टू द पब्लिक। तो इसमें जो आयरलैंड में थे वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, लोगों की बहुत गरीब थे वो, इवन वो बच्चों को फीड भी नहीं कर पाते थे। तो उसी पे एक सटायर है, इन्होंने लिखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप बेच दो बड़े बच्चों को, और उनका जो मीट है उसे आपको पैसे मिलेंगे, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। और जो इलाइट लोग हैं या जो रिच लोग हैं वो जब उनका मांस खाएंगे तो उनको टेस्टी भी लगेगा, उसके लिए वो ज़्यादा पे करेंगे। और अलग अलग रेसिपी भी, उन्होंने अलग अलग रेसिपी भी बताई थी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सटायर है ये।
A modest proposal written by Jonathan Swift in 1729 begin by deploring the sad fate of the poverty-stricken Irish who have to spend all their time trying to feed their large families. As a solution to the poverty in which these families are forced to live by virtue of having so many mouths to feed, Swift suggests that these poor Irish families should fatten up their children and sell them to the rich English and landowners. तो बहुत इनकी बड़ी फैमिली थी, काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन थी, जो आयरिश पीपल थे काफ़ी गरीब थे, वो उनको खाना भी नहीं खिला सकते थे. तो स्विफ्ट उनको सजेस्ट करते हैं कि इन बच्चों को बेच दो आप, जो रिच पीपल हैं, जो रिच इंग्लिश लैंड ओनर्स हैं. He argued that children could be sold into a meat market as early as the age of 1, giving poor families some much needed income while sparing them the expenses of raising so many children. With 1 lakh Irish children out of the population being set aside for dinner, his solution, he reasons, will also help to resolve the issue of overpopulation. तो एक तरह से जो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है जो आयरलैंड में वो भी सॉल्व हो जाएगी, और पैसे भी मिलेंगे जिससे आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी. तो वाइल मेकिंग इट ईजियर फॉर इंग्लैंड टू डील विद इट्स अनरूली आयरिश सब्जेक्ट. तो एक तरह से इंग्लिश लोगों पे भी ये सटायर था जो आयरलैंड के साथ काफ़ी अच्छा डील नहीं करते थे, आयरलैंड के लोगों को ढंग से ट्रीट नहीं करते थे. स्विफ्ट देन गोज ऑन टू ऑफर statistical support for his proposal and specific data about the number of children to be sold. तो वो एक तरह से ये भी बताते हैं कि इतने बच्चे पैदा होते हैं, आप इतने बच्चों को बेच दो, देयर वेट, उनका वेट और प्राइस की इतने वेट के होंगे तो उनको खिला खिला के बड़ा करो, ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा पैसे बनेंगे. एंड द प्रोजेक्टेड ईटिंग पैटर्न ऑफ देयर कंज्यूमर्स, तो कैसे जो रेसिपीज वो सजेस्ट करते थे. ही इवन सजेस्ट सम रेसिपीज फॉर प्रिपेयरिंग दिस डिलीशियस न्यू मीट, रीजनिंग दैट विद इनोवेटिव कुक्स generating even more and delicious new dishes, it will expand and improve the culinary experience of wealthy, resulting in a healthier and happier population as a whole. A modest proposal ends with the argument that the practice of selling and eating children will have positive effect on Irish family morality. Husbands will treat their wives with more respect and parents will value their children in ways as yet unknown. His proposal, he argued, will, if implemented, do more to solve Ireland's complex social, political, economic problems than any other measure that has yet been proposed. तो एक तरह से इनका प्रपोजल था, ये सटायर था. तो जोनाथन स्विफ्ट कंप्लीट हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इनसे ज़रूर आता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.